नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के अलवर से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली महिमा देवी, जो कि एक विधवा महिला थी, लेकिन दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान भी थी। उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और पति के चले जाने के बाद ये महिला अब अपने जीवन में अकेली पड़ गई थी। लेकिन तभी महिमा ये सोचती है कि अब उसका पति तो इस दुनिया में रहा नहीं और इसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। और फिर वो आखिरकार अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के बारे में सोचने लग जाती है। अब महिमा का एक देवर भी होता है दोस्तों, जिस देवर का नाम जो है वो सुरेश होता है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था और उसी से वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। लेकिन सुरेश दोस्तों एक ऐसा लड़का था जो कि पैसे तो कमा लेता था, लेकिन उन पैसों में से बस कुछ पैसे ही वो अपनी भाभी को महीने के खर्च के तौर पर दिया करता था और बाकी के पैसे वो खुद पर खर्च किया करता था, यानी कि अपने बैंक अकाउंट या खुद के ही शौक पूरे करता था। और महिमा को एक इकलौता बेटा भी होता है दोस्तों, जिसका नाम चिंटू होता है। चिंटू जो कि अभी 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और वो पढ़ाई लिखाई में भी काफी ज्यादा होशियार तेज तर्रार लड़का था। इस तरीके से ही महिमा की जिंदगी जो थी वो बीत रही थी। लेकिन आगे चल करके महिमा जो थी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली थी, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ जानता नहीं था। कुछ दिनों का वक्त बीतता है दोस्तों और कुछ दिन के बाद होता क्या है कि एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है और जो ये महिमा होती है उस वक्त अपने घर के कुछ काम कर रही होती और उसी समय उसका बेटा उसके पास पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मुझे अपने स्कूल में अपने लिए नई किताबें लेकर जानी है, जिसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। तभी जो ये महिमा होती है, जो कि माँ होती है, वो अपने बेटे से यही कहती है कि देख बेटा, तू टेंशन मत ले, आज वैसे भी तेरा चाचा आने वाला है तो वो तुझे पैसे दे ही देगा, क्योंकि तेरा चाचा तो मुझे घर खर्च के लिए पैसे देता ही है, तो उससे तू अपनी किताबें खरीद लेना। अब माँ जैसे ही ऐसी बात कहती है तो आखिरकार बेटा जो है वो मुंह लटका करके स्कूल तो चला जाता है और फिर से महिमा जो है वो सोच में डूब जाती है। अब ये महिला अपने मन में यही सोच रही थी कि क्यों ना अपनी पड़ोसन से ही कुछ पैसे उधार ले लेती और फिर जब उसका देवर आएगा तो वो लौटा देगी, और यही सोच करके वो अपनी पड़ोसन दोस्त के घर पर पहुंचती है। अब दोस्तों जो उसकी पड़ोसन थी, जिसका नाम जो है वो सुनीता होता है, जिसकी चाल चलन से कुछ ठीक नहीं थी, हालांकि वो गांव में सबसे खूबसूरत महिला थी। अब दोस्तों ये एक ऐसी महिला थी जो कि गांव के अमीर लड़कों के साथ अपना वक्त बिता लिया करती थी और बदले में वो उनसे पैसे लिया करती थी। उसका यही काम होता है। अब जैसे ही महिमा उसके घर पर जाती है और जा करके अपनी सहेली से बात करती है और उससे उधार के तौर पर पैसे मांगती है, वो उसे बताती है कि उसके बेटे के लिए किताबें चाहिए। तभी सुनीता उसे कहती है कि देख महिमा, फिलहाल तो मेरे पास पैसे है नहीं, क्योंकि मेरे घर में वैसे भी कोई कमाने वाला नहीं है, तो कुल मिलाकर के वो मना ही कर देती है। तभी महिमा उसे कहती है कि देख, तुझे तो पता है कि मेरे घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है। तभी उसका देवर सुनीता कहती है कि तेरा देवर तो अच्छे खासे पैसे कमाता है, तू उससे क्यों नहीं ले रही है। और इसके बाद ये महिला जो है वो महिमा से एक और बात कहती है कि जब तुम्हारे देवर के पास पैसा है ही तो तुम उसी के साथ क्यों नहीं अपने प्रेम जाल में फंसा करके रहती हो, तो तुम्हें पैसे रुपए की कभी कोई कमी ही नहीं होगी, सारे पैसे वो कमाकर तुम्हें ही देगा। अब जैसे वो ऐसी बात महिमा से कहती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात भी बैठ जाती है और वो भी अपने मन में यही सोचती है कि कहीं ना कहीं उसकी दोस्त बात तो सही ही कह रही है। और फिर जब कुछ देर तक वो उसके साथ बातचीत करती है और बिना पैसे लिए वो घर पर तो लौट आती है और घर पर आने के बाद सीधे ही वो अपने देवर को फोन करती है और सुरेश से पूछती है कि तुम कब तक आओगे। तभी उसका देवर कहता है कि भाभी, मैं शाम को 7-8 बजे तक गांव में आ जाऊंगा, तो तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब ये बात सुन करके उसकी भाभी खुश हो गई थी और महिमा यही सोच रही थी कि अब उसके अपने देवर को ही अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा, तब जा करके उसकी स्थिति ठीक होगी। अब जैसे ही शाम का वक्त होता है तो आखिरकार उसका देवर जो है वो ट्रक लेकर के गांव में आ जाता है और गांव में आने के बाद अपने घर पर आकर के अपनी भाभी से और अपने भतीजे से जाकर के मिलता है। उसी समय जो ये महिमा होती है वो अपने देवर से कहती है कि देखो सुरेश, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे भतीजे के लिए नई किताबें लानी है। तभी देवर जो होता है वो अपनी जेब से 2000 रुपए निकाल कर अपनी भाभी को दे देता है और कहता है कि भाभी, इन पैसों में से तुम कुछ किताबें भी खरीद लेना और बाकी के जो पैसे बचेंगे घर का थोड़ा खर्च भी चलाना है। अब जैसे है वो ऐसी बात अपनी भाभी से कहता है तो भाभी परेशान हो जाती है। तभी उसकी भाभी कहती है कि ठीक है, चलो पहले खाना खा लो। लेकिन तभी उसका देवर उसे कहता है कि भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, तो मैं वहीं पर खाकर आऊंगा। और यही सब कुछ बातें कहने के बाद ये जो देवर होता है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है
और फिर रात के ही समय में सुरेश जो है वो उस दूसरी महिला सुनीता के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अब जा करके उसके दरवाजे को खटखटाता है, तब सुनीता आकर घर का दरवाजा खोलती है। सुनीता देखती है कि उसके सामने सुरेश आया हुआ है और सुरेश को देख करके आज ये महिला भी बहुत खुश हो गई थी। अब सुरेश जब भी इस गांव में आया करता था तो वो इस महिला के घर पर इससे मिलने जरूर जाया करता था और आज भी वो उसी महिला से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब इसके बाद ये लड़का सुरेश उस महिला के घर के अंदर जाता है और वो महिला भी आकर के अपने घर का दरवाजा बंद करती है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों जो हैं वो अपने काम को पूरा करने में लग जाते हैं और ये दोनों जो हैं वो इस गलत काम को अपनी इच्छा अनुसार ही करते हैं। और फिर जैसे ही ये सारा काम पूरा हो जाता है तब सुरेश जो है वो कुछ पैसे देकर इसके घर से बाहर निकल जाता है और रात के 12 बजे घर लौट जाता है। अब जैसे ही पूरा दिन रात निकलता है तो सुबह का समय हो जाता है। अब सुबह में होता क्या है दोस्तों कि जो ये महिमा देवी होती है वो अपने देवर से कहती है कि देखो सुरेश, मुझे कुछ और पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो तुमने पैसे दिए उससे तो घर का खर्चा चल ही नहीं पाएगा। इसके बाद सुरेश जो होता है वो कहता है कि देखिए भाभी, मेरे पास फिलहाल अब पैसे ही नहीं है। और आखिरकार उसकी भाभी इस वजह से काफी परेशान भी हो जाती है और फिर वो अपने बेटे से कहती है कि देख चिंटू, तू जा, पहले तैयार हो जा और स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जा। और इसके बाद चिंटू अपना बैग उठाता है, माँ से पैसे लेता है और सीधे ही स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। और अब जो ये महिला देवी थी दोस्तों और जो इसका देवर था, अब दोनों ही घर पर अकेले रह गए थे। अब इसके बाद जो भाभी होती है वो अपने देवर से कहती है कि देख सुरेश, तू बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता है, तो आखिर इन पैसों का करते क्या हो। तभी सुरेश कहता है कि भाभी, मैं जितने ही पैसे कमाता हूँ उनमें से तो कुछ आपको दे देता हूँ और कुछ पैसे मुझ में खुद खर्च हो जाते हैं। लेकिन तभी उसकी भाभी उससे कहती है कि तुम पता है कि मुझे तुम अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो और इसीलिए तुम जमा कर रहे हो। तभी देवर जो होता है वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, मैं पैसे इसीलिए भी जमा करता हूँ ताकि मैं खुद की भी तो शादी करूंगा। अब जैसे ही ये बात वो अपनी भाभी से कहता है तभी उसकी भाभी कहती है कि तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है। अब जैसे ही इस तरह की बात लड़का सुरेश सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि भाभी आप ऐसा क्यों कह रही है, मैं शादी तो जरूर करूंगा। लेकिन तभी उसकी भाभी देवर से कहती है कि तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अब तुम्हें जो भी काम पड़े या कोई भी काम करना हो तुम मेरे साथ खुल करके कर लिया करो। अब जैसे ही वो अपनी देवर के सामने ऐसी बात कहती है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। और तभी सुरेश अपनी भाभी से कहता है कि ठीक है भाभी, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घर का सारा खर्चा मैं अकेले ही उठा लूंगा। और उसके बाद जा करके इन दोनों के बीच में ये जो है वो चीजें होती है दोस्तों जो कि महिमा जानबूझ करके करवा रही थी। अब महिमा को यही एक रास्ता दिखा था जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती थी और इस तरह से ये दोनों जो है वो बिना डर भय के ये सारा काम कर रहे थे और ये काम तब तक करते हैं जब तक ये दोनों चाहते थे। और फिर जैसे ही ये काम पूरा होता है तभी महिमा जो है वो अपनी देवर से कहती है कि देखो सुरेश, अब तुम्हारे पास बैंक में जितने पैसे वो तुम मुझे ला करके दे दो। तो अभी सुरेश जो होता है वो कहता है कि ठीक है भाभी, मैं आपके लिए जरूर पैसे लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन आज तो मैं बैंक नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ कल मैं बैंक में जाकर के पैसे ले आऊंगा और उसका आप अच्छे से रखिएगा। और इस तरीके से ही दोस्तों पूरा दिन गुजर जाता है। फिर जैसे ही रात का समय होता है तो रात के तकरीबन 9-10 बजे के बीच में जो महिमा होती है वो अपने बेटे और अपने देवर के लिए खाना तैयार करती है और सभी लोग मिलकर के खाना भी खाते हैं। और इसके बाद महिमा अपने बेटे को लेकर के सोने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है, जबकि दूसरे ही कमरे में जो उसका देवर सुरेश होता है वो भी लेटा हुआ था। अब जैसे ही रात का समय होता है तकरीबन 11 बजते हैं तब महिमा ये देखती है कि अब उसका जो बेटा है वो गहरी नींद में सो चुका था। तो फिर वो उसी समय अपने कमरे से बाहर निकल करके अपने देवर के कमरे में जाते हैं और जाकर के उससे कहती है कि चलो थोड़ा सा अच्छा टाइम बिताए। ये बात सुनकर उसका देवर भी खुश हो जाता है और इस तरह से आज की भी रात भाभी और देवर के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। अब दोस्तों जब ये एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो बार बार ही शुरू हो गया था। अब महिमा फिर उसे याद दिलाती है कि याद है ना कि कल तुम्हें पैसे निकाल करके बैंक से लाने हैं, तो इस बात को भूलना मत। लेकिन जो ये सुरेश था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो एक लालची किस्म का लड़का था। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर उसने अपने सारे पैसे अपने भाभी को दे दिए तो उसके पास क्या बचेगा। और इस तरह से देवर जो है अपनी भाभी को बहाना बना देता है, कहता है कि दरअसल मेरे बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 20,000 रुपए है। अब जैसे ही भाभी अपने देवर की बातों को सुनती है तो गुस्सा हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने देवर से कहती है कि तुमने बस इतने दिनों में इतने ही पैसे कमाए हैं, बाकी के और पैसे क्या हुए। और इसी बात को लेकर के देवर और भाभी के बीच में बहस हो जाती है। अब बहस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसी समय महिमा के बेटे की भी नींद खुल जाती है। अब खड़ा खड़ा बच्चा भी सारी बातें सुना था, उसे कुछ कुछ बातें भी समझ में आ रही थी। अब इस तरीके से भाभी और देवर जो है वो काफी देर तक झगड़ा करते हैं
जैसे ही झगड़ा खत्म होता है तो फिर सुरेश अपनी भाभी से कहता है कि अब मैं कल सुबह ही यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मैं लौट कर ही नहीं आऊंगा, आप इस तरह से मेरे साथ करेंगे तो। और इस तरीके से आखिरकार पूरी रात गुजरती है और जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के समय में जो ये सुरेश होता है वो वाकई में सारे कपड़े पैक करके ट्रक लेकर चला जाता है। अब इसके बाद अब महिमा के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर अब उसके और उसके बेटे का गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि उसका देवर भी उसे छोड़ चुका है। और अपने मन में बस वो एक ही बात सोच रही थी कि या तो अब उसे ही मेहनत मजदूरी करने की होगी या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा, और इसीलिए वो एक नई घटना को अंजाम देने के बारे में सोच लेती है। इस तरीके से तकरीबन एक सप्ताह का वक्त बीता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें दोस्तों सुबह का समय हो रहा होता है। और जो ये महिमा होती है वो अपने बेटे से कहती है कि देख बेटा, तू आज स्कूल जा रहा है तो मैं दोपहर का खाना बना करके भी तेरे लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने लिए कोई काम ढूंढने जा रही हूँ। तो मैं किसी कारखाने में जा रही हूँ, अगर वहां पर कोई मुझे काम मिल जाएगा तो इससे हमारा गुजारा चल सकेगा। तभी बच्चा कहता है कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर खाना बना करके रख दीजिएगा और छुट्टी होगी तो मैं यहाँ पर आकर के अकेले ही निकाल कर खा लूंगा। और ये सारी बातें करने के बाद बेटा जो होता है वो तो स्कूल में पढ़ाई के लिए चला जाता है। और जैसे ही 1 घंटे का वक्त बीतता है तो महिमा अपने घर से बाहर निकलती है और गांव से ही नजदीक में एक कारखाने में जाती है। और वहां पर जाने के बाद वो वहां के मालिक से मिलती है और मालिक से जा करके कहती है कि साहब, दरअसल मुझे काम की जरूरत है, तो क्या मुझे काम मिल सकता है, क्योंकि मैं एक विधवा अकेली महिला हूँ और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अब जैसे ही ये बात फैक्ट्री का मालिक सुनता है तो उसकी भी नीयत में कमी आ जाती है। अब जो ये मालिक होता है वो अपने मन में यही सोचता है कि ये तो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, ऊपर से अकेली भी है, तो क्यों ना इसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। इसके बाद ये जो मालिक होता है वो महिमा से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम तो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना होगा। अब जैसे ही वो ऐसी बात महिमा से कहता है तो वो भी मजबूर थी। आखिर वो भी एक गरीब और विधवा महिला थी, उसके पास कोई रास्ता उसे नजर नहीं आया और वो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए कुछ भी कर सकती थी। और अब कहीं ना कहीं महिमा का जो कैरेक्टर था वो भी कहीं बदल ही चुका था। और इसके बाद वो महिला मालिक से कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके इच्छा को पूरा करने के तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं कुछ पैसे भी लूंगी। तभी मालिक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा करूंगा, और तुम्हारे लिए काम और पैसा मैंने दोनों ही रखा हुआ है। और इस तरीके से अब ये फैक्ट्री का मालिक जो है वो अपनी महिला को अपने ही कारखाने में बने एक कमरे में लेकर के जाता है और फिर दोस्तों वहां पर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। अब ये दोनों ही जो थे वो अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये रास्ता अपनाते हैं और सारा काम होने के बाद मालिक जो है वो उस महिला को पैसा भी देता है। और इस तरह से महिला जो थी वो अब उस व्यक्ति के कारखाने में ही मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है। अब वो हर रोज ही सुबह के 9 बजे के आसपास उस कारखाने में मजदूरी करने जाती और तकरीबन 7 बजे के आसपास घर भी लौट करके आया जाया करती थी। लगभग 1 सप्ताह का ऐसा ही वक्त बीतता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों जिसमें सुबह का समय हो रहा होता है और जो ये महिला थी उस समय अपने कारखाने में काम कर रही थी। और जैसे ही ये महिला उस वक्त कारखाने में काम कर रही थी तभी इस कारखाने में एक बड़ा ही नौजवान हैंडसम लड़का आ जाता है, जिस लड़के का नाम जो है वो सूरज होता है। अब सूरज एक ऐसा लड़का था दोस्तों जो कि वहीं पर मेहनत का काम यानी कि मजदूरी किया करता था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी नशा करना और खूबसूरत महिलाओं को देख करके अपने आपे से बाहर हो जाना। और जैसे ही वो महिमा को देखता है तो उसकी नीयत में कमी आ जाती है। अब सूरज जो है वो उसी समय इस महिला के पास जाता है और फिर उससे जा करके कहता है कि चाची, तुम इस कारखाने में कितने दिनों से काम कर रही हो। तभी वो महिला जो होती है वो बताती है कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए लगभग 8-9 दिन का समय गुजरा है। तभी जो लड़का होता है सूरज उससे कहता है कि चाची, दरअसल मैं भी यहाँ पर इसी कारखाने में 20 दिन पहले आया था और फिलहाल तो मैं भी यहीं पर काम करता हूँ। अब महिमा भी सूरज से मिलकर काफी खुश हो गई थी और उसके बाद जो ये सूरज होता है वो महिमा से कहता है कि देखिए, दरअसल बात ये है कि मेरे लिए अभी कमरा नहीं है, मेरे पास यही समस्या है। अब जैसे ही ये बात महिमा सुनती है तो महिमा उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम ऐसा करो कि मेरे ही घर पर रह लो, मेरा घर वैसे भी यहाँ से नजदीक ही है और हम दोनों वैसे भी यहाँ पर साथ में मजदूरी करने पे आ जाएंगे और हम फिर वापस लौट जाएंगे। अब जैसे ही ऐसी बात सूरज से कही जाती है तो वो भी मान जाता है और इस तरीके से अब सूरज और महिमा एक दूसरे से काफी देर तक बातचीत करते हैं। और जैसे ही शाम का समय होता है तो सूरज जो है वो इस महिला से जाकर के कहता है कि चाची, आज तो मैं भी आपके साथ आपके घर पर चलूंगा। इसके बाद महिमा जो है वो इस लड़के को लेकर के अपने घर पर आ जाती है और जैसे ही सूरज उस घर में जाता है तो उसी समय
महिमा का बेटा उससे पूछने लगता है कि माँ ये लड़का कौन है। तभी जो ये माँ होती है अपने बेटे को बताती है कि बेटा दरअसल ये मेरे साथ कारखाने में ही काम करता है और ये हमारे ही घर पर रहेगा। अब जैसे ही ये बात लड़का बच्चा सुनता है तो वो कहता है कि माँ आप ये कैसा काम कर रही है, किसी अजनबी को ऐसे घर में नहीं रखना चाहिए। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि देख बेटा ये बहुत ही अच्छा लड़का है और इसमें किसी तरह का कोई ऐब भी नहीं है, ये बहुत ही शरीफ लड़का है और वैसे भी बदले में ये हमें महीने का किराया भी दिया करेगा जिससे कि हमारा भी खर्चा जो है वो अच्छे से चल सकेगा। अब जो ये माँ थी वो अपने बेटे को जैसे तैसे करके आखिरकार मना लेती है और ये लड़का सूरज भी अब इनके ही साथ रहना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके वक्त बीतता जा रहा था और अब सूरज और महिमा के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने चली थी। अब महिमा जो थी और सूरज के साथ हर रोज ही कारखाने में काम करने के जाती और शाम के समय साथ में ही वापस भी लौटा करते थे। दोनों मिलकर के कई कई घंटों तक एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अब तक दोनों को मिलने का समय नहीं मिल पाता था और दोनों का ही सब्र का बांध अब टूट रहा था। और फिर 1 महीने के बाद दोस्तों होता क्या है कि एक दिन सुबह का समय हो रहा था। जो ये बेटा चिंटू था वो घर पर ही खेल रहा था क्योंकि उस समय स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। और आज जो ये महिमा थी वो अब दूसरे लड़के सूरज से कहती है कि सूरज आज मैं कारखाने में नहीं जा रही और तुम भी नहीं जाओगे क्योंकि वैसे भी आज किसी कारण से मैं नहीं जा सकती। अब जैसे वो सूरज से ऐसा कहती है तो सूरज भी कारखाने में जाने से मना कर देता है और उसी समय महिला जो है वो अपने घर में से कुछ पैसे लेकर आती है और अपने बेटे को पकड़ाती है और बेटे से कहती है कि बेटा एक काम करो कि तुम वैसे भी दिन भर तो घर ही में रहते हो तो कभी कभार जाकर के गांव के भी बच्चों के साथ खेल लिया करो। ये लो पैसे, तुम बाहर जाओ और दूसरे बच्चों के साथ खेलो, खाओ पियो। अब चिंटू को हाथ पर पैसे दे दिए गए थे तो वो इससे बहुत खुश हो गया था और उसी समय वो पैसे लेकर के बाहर जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ देर 5-10 मिनट का वक्त बीतता है तो फिर महिमा सूरज के पास जाती है और फिर उससे जाकर के कहती है कि देख सूरज, वैसे तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और दूसरी बात यह है कि मेरा पति भी मेरा साथ नहीं है, तो इस वजह से मेरा अकेलापन मुझे बहुत परेशान करता है। तो आज हम दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त बिता लेंगे। अब जैसे ही वो ऐसी बात सूरज से कहती है तो सूरज भी इस चीज के लिए खुशी खुशी मान गया था और इसके बाद वो इस महिला का हाथ पकड़ करके इसे कमरे के अंदर ले जाता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों जो थे वो अपने अपने मानो अरमानों को एक दूसरे के साथ पूरा करने लगे थे। कई दिनों से वो इन चीज की चाहत रख रहे थे और आज जब पहली बार वो दोनों मिले तो बहुत ही खुश हुए थे। तो इन दोनों का ये काम खत्म होता है और इस काम को खत्म करने के बाद जो ये महिला थी वो आज बहुत खुश हो गई थी, साथ ही साथ सूरज भी बहुत खुश हुआ था। और उसके बाद महिमा जो है वो सूरज से यही कहती है कि देख सूरज, अब तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम एक दूसरे के साथ ऐसा वक्त बिताएंगे जरूर, और वैसे भी अब तुम्हें मेरा घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ हमेशा ही रहना। और ये बात सुनकर के सूरज भी काफी खुश हो गया था और दूसरी तरफ ये महिला तो पहले से ही खुश हो गई थी और वो अपने मन में यही सोचती थी कि अब ये जो लड़का है वही उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, उसे अब कभी भी पति की कमी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन ये महिला ये बात नहीं जानती थी कि आगे चल करके उसके साथ कितना बड़ा कांड होने वाला था। और इस तरीके से कई महीनों का तकरीबन 2 महीने का समय गुजर जाता है और इस तरह से एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है और आज भी महिमा जो थी वो अपने कारखाने में काम करने के लिए नहीं जाती है। दूसरी तरफ सूरज भी आज काम करने के लिए कारखाने में नहीं जाता है क्योंकि दोनों का ही प्लान बन चुका था और दोनों ही कोई बहुत ही बड़ा कांड करना चाहते थे। और इसके बाद महिमा जो होती है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम कभी कभार बाहर के बच्चों के साथ भी खेला करो। इसके बाद जो माँ होती है वो अपने बेटे को ला करके कुछ और पैसे देती है और कहती है कि जाओ अपनी मनपसंद चीज खा लेना और अपने दोस्तों के साथ बाहर में कुछ देर खेलो। इसके बाद जो बच्चा होता है दोस्तों वो पैसे लेकर के घर से बाहर निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ ये जो विधवा महिला होती है दोस्तों उसी समय सूरज से कहती है कि देख सूरज, इस समय तो मैंने अपने बेटे को भी हटा दिया है, तो चल अब हम दोनों के पास वही मौका है कि एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए। ये बात सुनकर सूरज पहले से ही खुश था और इसके बाद जाकर के महिमा अपने घर का दरवाजा बंद करती है और फिर इस लड़के का हाथ पकड़ करके इसे अपने घर के कमरे के अंदर लेकर जाती है। और आज भी इन दोनों के बीच में दोनों की आपसी रजामंदी से रिश्ते कायम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये बेटा होता है जब वो दूसरे लड़कों के साथ खेल खेल रहा होता है तभी एक छोटा लड़का जो होता है वो उसके पास जाता है जिसका नाम रवि होता है और वो जाकर के अपने दोस्त से कहता है कि तुम जानते हो तेरे घर में कुछ गलत काम चल रहा है क्योंकि तेरी माँ के साथ जो वो लड़का रहता है वो तेरी माँ के ही साथ रिश्ते में है। अब जैसे ही रवि ये बात चिंटू से कहता है तो चिंटू जो है वो अपने दोस्त की किसी भी बात का भरोसा नहीं करता है
लेकिन दूसरी तरफ चिंटू का मन भी नहीं मानता है और वो अपने मन में यही सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा दोस्त कुछ सच ही कह रहा हो। और ये बातें सोचने के बाद जो लड़का चिंटू होता है वो क्रिकेट खेलना छोड़ करके सीधे अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था। वो अपनी माँ को भी कई बार आवाज लगाता है, लेकिन जैसे ही 10 मिनट का वक्त गुजरता है तो फिर आखिरकार महिमा आकर के दरवाजा खोलते हैं और इस तरह से चिंटू घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर सीधे कमरे में जाता है तो लड़का को देखता है कि सूरज बेड पर लेटा हुआ था। अब कहीं ना कहीं उसे सारी बातें समझ में आ गई थी और चिंटू अपने मन में यही सोच रहा था कि उसके सारे ही दोस्त उसे सही बात कह रहे थे और उसे आज इस बात का यकीन भी हो गया था। और इस तरह से ना तो चिंटू अपनी माँ और ना ही इस लड़के सूरज से कुछ कहता है, वो चुपचाप रह जाता है। अब जैसे ही पूरा दिन गुजरता है और तकरीबन शाम के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है, तभी जो माँ होती है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा क्या बात है, तुम आज काफी ज्यादा परेशान उदास लग रहे हो। तभी चिंटू कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था तो इसी की वजह से बस थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, इसी वजह से परेशान हूँ। और इस तरीके से जो ये बेटा होता है इस बात के लिए बहाने बना देता है और माँ को भी कुछ समझ नहीं आता है। और जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजते हैं तो महिमा जो है वो अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। सभी लोग मिलजुल करके खाना भी खाते हैं, बल्कि सूरज भी साथ में ही खाता है। और खाना खाने के बाद महिमा अपने बेटे को लेकर के दूसरे कमरे में चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ सूरज भी जाकर के दूसरे कमरे में लेटा हुआ था। इस तरह से जैसे ही रात के तकरीबन 11 बजते हैं तो आज चिंटू को नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि चिंटू की जो मां थी वो गहरी नींद में सो चुकी थी। अब उसी समय ये लड़का अपने कमरे से बाहर निकलता है, सीधा ही रसोई में जाता है और वहां से वो एक चाकू उठाता है और चाकू उठा करके वो सीधा ही सूरज के कमरे में जाता है। चिंटू ये देखता है कि सूरज काफी गहरी नींद में सो रहा है और फिर वो उस लड़के के पास जाता है और उस चाकू से एक ही बार में उसके गले पर वार कर देता है। सूरज चीख तक नहीं पाता है और उस दुनिया से चला जाता है। सूरज का मन अभी भी यहाँ नहीं मनाता। फिर वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और फिर माँ के पास जाने के बाद उसी चाकू से वो अपनी माँ का भी गला पर वार करके उसकी जान ले लेता है। और जैसे ही ये सारा काम कर दिया जाता है तो किसी को भनक तक नहीं लगती है, लेकिन चिंटू जो था वो सारा कुछ करने के बाद काफी डर गया, घबरा गया और फिर वो उसी समय एक पड़ोसी के घर पर जाता है और फिर पड़ोसी को जाकर के सारी कहानी बयां कर देता है। चिंटू बता देता है कि मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी है और साथ में जो लड़का सूरज आता था उसके साथ भी मैंने वही किया है। अब जब पड़ोसी को ये सच्चाई की पता चलती है तो फिर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत फोन कर देता है और फिर आधे घंटे में घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस इसके बाद उन दोनों का ही शव अपने कब्जे में लेती है और लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब इसके बाद जब पुलिस चिंटू से पूछताछ करती है तो फिर वो अपनी माँ की पूरी कहानी जो है वो पुलिस को बता देता है। चिंटू पुलिस को ये बता देता है कि जो उसकी माँ है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। पहले तो वो चाचा के साथ इस तरह का गलत काम करती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी थी। मेरी माँ जो है वो इस लड़के सूरज के भी साथ मैंने इसे गलत तरीके से देखा था और बस इसी वजह से मैंने गुस्से में आकर के उनकी जान ले ली, क्योंकि जो मेरी माँ है उसके बारे में अब मेरे दोस्त मुझसे बोल बढ़कर चिढ़ाते हैं कि मेरी माँ जो है वो सही औरत नहीं है। मैं पहले अपनी दोस्तों के बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों के सामने ये सारा नजारा देखा तब मुझे ये बात पता चल गई कि वाकई में मेरी माँ जो है वो गलत औरत है। और मुझसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि सारे ही गांव के छोटे छोटे जो मेरे दोस्त है वो मेरा मजाक इस चीज के लिए उड़ाते हैं और इसी वजह से मैंने ऐसा काम कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से अब पुलिस जो है वो अब जो भी उस पर कार्रवाई बनती है, जो भी उसे सजा होनी है वो तो होगी ही दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने सिर्फ अपनी माँ को इस वजह से मार दिया था क्योंकि उसकी माँ जो थी वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, जो कि उसने सरासर ही गलत किया था। दोस्तों आपको क्या लगता है चिंटू ने जो किया क्या वो सही था या गलत था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।